हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारियों से संबंधित 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि सीजीजीएस से संबंधित है। ठीक है, वो वाला तो हमारा एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, जिससे आपका ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, आप अभी तक कितना तैयार कर चुके हैं खुद को, इसलिए वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। लेकिन जब हम कभी भी बुक से पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हमारे पास फटाफट रिवीजन के लिए कुछ होना चाहिए, जिससे एकदम बहुत ही जल्दी हमारा पढ़ा हुआ रिवीजन हो सके। तो इसीलिए ये मैं वीडियो जो ला रहा हूँ छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित, जो कि हम 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, अभी शुरुआत में तो अभी मैं आधुनिक इतिहास से ही कर रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है आधुनिक इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो में हम 1885 से 1947 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितनी घटनाएं हैं, उसको हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। जैसे कि आप कोई तो बुक फॉलो करते ही होंगे ना, बट रिवीजन के लिए क्या? तो रिवीजन के लिए एक ऐसा चीज होना चाहिए जिसको हम फटाक से देख के अपना रिवाइज कर सके। तो ये वीडियो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, मेंस का या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें सीजीजीएस पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। एक्चुअली में ये जो है रिवीजन नोट्स की तरह आपके लिए काम करेगा। ठीक है, एक रिवीजन नोट्स की है। अगर आप पहले से पढ़ के प्रिपेयर खुद को करके रखे हैं तो आप इस वीडियो को दुगने स्पीड में देख लीजिए, आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो है आधुनिक छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का वीडियो नंबर 1 होगा, जिसमें हम 1885 से लेकर 1915 तक के घटनाओं को हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एग्जाम में आने की चांसेस मैक्सिमम होता है और जिसको रिवाइज किए बिना एग्जाम में हमको नहीं जाना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे इवेंट्स को मैंने इसमें कंपाइल किया है ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं 1885 से आगे की घटनाओं को, जो कि हम 1915 तक का देखेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 1 होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 1857 कि हम वो और पहले की बात आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम 1885 से शुरू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से शुरू करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में ही ज़्यादा हमको यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि मैं सीजीजीएस को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सीजीजीएस को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इसके सहायक में अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक बंबई के अंदर 1885 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र बनर्जी थे और ये पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए इतना एटलीस्ट आपको जानकारी याद रखना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के भी कई सारे ऐसे नेता थे, ऐसे लीडर्स थे, सदस्य थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब अधिवेशन होते थे तो समय समय पर वो भाग लेते रहते थे। तो कई बार से प्रश्न वहां से भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अगला जो हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1889 का, जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के सदस्य भी देखने को वहां पे मिलते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी नजर आता है। तो अगला हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1889 जो कहाँ हुआ था? तो ये वाला भी बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम वेडरबर्न थे। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से कौन कौन से? तो 4 सदस्य जो है इसमें शामिल हुए थे। पहले थे माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर और वामनराव लाखे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिलता है जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। याद रखिएगा, एक्चुअली छत्तीसगढ़ जो था उस समय मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। तो मध्य प्रांत और बरार से कुल 214 सदस्य भाग लिए थे, उसी में से 4 हमारे ये छत्तीसगढ़ से भी भाग लिए थे। आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न जो है बना लिया जाता है, ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन शामिल नहीं हुए थे। चलिए अगला हम देखते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1891 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उससे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ के सदस्य शामिल हुए थे। तो 1891 का जो अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे P. आनंद चार्लू थे। तो
इसमें छत्तीसगढ़ के जो शामिल सदस्य थे 5 थे। 4 जो है माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और वामन राव लाखे, ये चारों के चारों जो हैं पहले वाले हैं, जो कि 1889 वाले में भी भाग ले चुके थे। बस एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं बद्री प्रसाद साव, जो कि ये 5वें नंबर पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये 1891 का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी, तो याद रखिएगा इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कई राजनेता तो भाग लिए थे, जिसमें से 5 तो आप मेनली यहाँ पे देख ही सकते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में भी एक राजनीतिक चेतना के विकास की एक लहर चली। क्योंकि भाई अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ के सदस्यों को, यहाँ के नेताओं को भी एक राष्ट्रव्यापी जो इवेंट्स होते हैं उसमें तो सम्मिलित होना ही पड़ेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के सदस्य भी धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भी वो शामिल होने लगे, ताकि छत्तीसगढ़ के अंदर भी राष्ट्रीय चेतना का एक लहर हो सके। ठीक है, अब इस अधिवेशन में किसान और मालगुजार जो थे वो भी भाग लिए थे, और नहर एवं जंगल सत्याग्रह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें जो चीफ कमिश्नर थे वो मध्य प्रांत के, जो कि बिलासपुर प्रवास के दौरान ज्ञापन के रूप में इनको सौंपा गया था कि क्या क्या संबंध पारित किया गया था। ठीक है, ये बिलासपुर में लगभग 20,000 किसान और मालगुजार एकत्रित हुए थे इसी समय। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब मेनली आपको यही याद रखना है कि ये कौन कौन से 5 सदस्य जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1891 के अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आइएगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। देखिए उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं मैं इवेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको फटाफट रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रकाशन के बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रकाशन जो है सन 1900 में हुआ था, पेंड्रा रोड बिलासपुर से हुआ था। ठीक है, इसके संपादक कौन कौन थे? तो माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर थे। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का यहाँ पे मैंने कटआउट भी लगा दिया है। और इसके प्रोप्राइटर कौन थे? तो वामन बलिराम लाखे थे। अब जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका थी, याद रखिएगा, आप सभी को याद रखना है एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि यह एक छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र थी, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, और ठीक है, इतना एटलीस्ट याद रखना चाहिए। और किस लिए? तो जो माधवराव सप्रे थे उन्होंने इसका संपादन इसलिए शुरू किया था ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर भी बौद्धिक साहित्यिक जन जागरूकता उनके अंदर विकसित किया जा सके। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे देखते हैं। अगला इवेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो याद रखिएगा ये 1905 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो बनारस के अंदर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। और छत्तीसगढ़ से इसमें कई सारे सदस्यों ने भी भाग लिया था, जिसमें से माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद साव, ये 5 तो फिर से पिछले वाले ही हैं, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, गजाधर साव और पंडित रविशंकर शुक्ल। इन 7 सदस्यों का नाम भी आपको याद रखना है। इस अधिवेशन में जो मध्य प्रांत और बरार के कांग्रेसी नेता जो डॉक्टर मुंजे थे, ठीक है, डॉक्टर मुंजे, ठीक है, ये मध्य प्रांत और बरार के कांग्रेसी नेता थे जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य दिया था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की क्या स्थिति है, इसके बारे में इन्होंने अवगत कराया था इस अधिवेशन के अंदर। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने 1905 के अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों की स्थिति है उसके बारे में वक्तव्य दिया था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर मुंजे। ठीक है, तो ये हमारा 1905 का अधिवेशन था। तो ये सभी इवेंट्स के बारे में आपको फटाफट रिवाइज करना है। जब भी आप रिवाइज इसका करेंगे तो आप दुगना स्पीड में देख के फटाफट रिविजन कर लीजिएगा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा, सुमित्र मंडल की स्थापना। ठीक है, समित्र मंडल की स्थापना कब हुआ था? 1905 से 1906 में हुआ था। स्थान कहाँ? तो राजिम गरियाबंद में हुआ था और पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब इस समित्र मंडल का स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया जा सके, क्योंकि हम सभी को पता है बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ था तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का भी शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस आंदोलन का साथ कैसे दिया जाए, तो उसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा समित्र मंडल की स्थापना किया गया ताकि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया जा सके तथा समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी जन जागरण लोगों के अंदर उत्पन्न किया जा सके, उनके अंदर विकसित किया जा सके। ठीक है, अब ये समित्र मंडल की स्थापना 1905-06 में तो हुआ ही था सब स्वदेशी आंदोलन के समय। उस समय कुछ विशेष रूप से घटना भी छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था, आपको ये भी याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है 1906 के अंदर
ठीक है, 1906 के अंदर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रथम छत्तीसगढ़ी थे। ठीक है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रथम छत्तीसगढ़ी कौन थे? तो वो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, याद रखना आपको। अब इस दौरान स्वदेशी आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्वदेशी दुकानें खोली गई। तो रांची में डॉक्टर पूरन सिंह के यहाँ खोला गया, धमतरी के अंदर यादव राव के यहाँ खोला गया और महासमुंद में हर प्रसाद सोनी के घर में स्वदेशी दुकान खोला गया। खादी प्रचार आंदोलन भी भरपूर किया गया, जिसमें राजनांदगांव में महत्वपूर्ण इसकी सक्रियता देखने को मिलता है कि खादी प्रचार आंदोलन राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, मास्टर शिवलाल के द्वारा और शंकर लाल खरे, इन तीनों ने राजनांदगांव के अंदर खादी का भरपूर प्रयास मतलब प्रचार किया। आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इसी समय 1906 में एक चीज को याद रखना, इसी दौरान 1906 में छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना किया गया। इस कांग्रेस की शाखा का स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो सीएम ठक्कर का एक बहुत ही बड़ा योगदान था छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना करने में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आता है 1907 का अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? सूरत के अंदर हुआ था और इस अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस था, इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस के सदस्य थे वो दो गुटों में विभाजित हो जाते हैं, एक गर्म दल में, ठीक है, गर्म दल में, और दूसरे नरम दल के अंदर, दो गुटों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, विभाजन का कारण ये होता है कि जो ये क्रांति हो रहा होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागरूक हो रहा था, वो किस तरीके से हो रहा था? तो जो गर्म दल वाले थे वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश से आज़ादी जल्दी मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा हमको उनके खिलाफ गर्माहट भी दिखाना पड़ेगा, उनके विरोध में भी बात करना पड़ेगा। लेकिन नरम दल वाले चाहते थे कि नहीं, बातचीत करके आराम से बात को सुलझा के किया जाए। इसी बातों के कारण क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 के अंदर। मतलब जो भी उस समय उनका विरोध हो रहा था, विरोध करने के तरीकों को लेकर ही सूरत फूट हो गया था। उसमें अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो रास बिहारी घोष जो थे सूरत अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ के भी 3 सदस्य शामिल हुए थे। सुंदरलाल शर्मा जी थे, डॉक्टर शिवराम मुंजे थे और नारायण राव मेधावाले। आपको ये 3 सदस्यों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अब जो सूरत के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसमें जो है कांग्रेस 2 दल में विभाजित तो हुआ ही, उसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर की भी जो कांग्रेस की जो शाखा थी, प्रांतीय शाखा थी कांग्रेस की, यहां पर भी उसी तरह विभाजन देखने को मिलता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र चल रहा था 1907 के अंदर। अच्छा, तृतीय सत्र की हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड वाला सत्र कब हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो प्रांतीय कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर 1903 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर 1903 में हुआ था। और जो सेकंड वाला प्रांतीय कांग्रेस का सत्र हुआ था ये 1906 में कहाँ हुआ था? तो जबलपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, पहले तो आप ये दोनों को भी याद रखिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम सत्र नागपुर में 1903 में हुआ था और द्वितीय सत्र 1906 में जबलपुर के अंदर हुआ था। ये तृतीय वाला जो सत्र हुआ प्रांतीय कांग्रेस का 1907 में, ये कहाँ हुआ? रायपुर के टाउन हॉल में इस सत्र का आयोजन किया जा रहा था 29 मार्च 1907 को। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो केलकर साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और स्वागता अध्यक्ष जो थे हरि सिंह गौर थे। प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन का कारण क्या था कि दादा साहब खारपेड़, एक नाम आपको याद रखना है, दादा साहब खारपेड़ जो थे वो वंदे मातरम गान से अधिवेशन की शुरुआत करना चाहते थे, किंतु इस सुझाव से डॉक्टर हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे जो है सहमत नहीं थे। अब इसी के कारण अधिवेशन का वातावरण उग्र हो जाता है और दादा साहब खारपेड़ अपने सहयोगियों के साथ बाहर चले जाते हैं और रायपुर के अंदर ही एक तात्यापारा है। ठीक है, तात्यापारा के पास एक हनुमान मंदिर है। ठीक है, तात्यापारा के पास एक हनुमान मंदिर है और वहीं पर जाकर उपस्थित होकर जितने भी उनके सहयोगी थे वो सब मिलकर एक जनसभा का संबोधित करते हैं और स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व को समझाया जाता है। तो बात क्या था? वंदे मातरम के गान को लेकर ही यहाँ पे विभाजन हो जाता है और जो प्रांतीय कांग्रेस रहता है वो भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेताओं में देखोगे तो डॉक्टर शिवराम मुंजे, केलकर साहब, हरि सिंह गौर, सीएम ठक्कर, देवेंद्र नाथ चौधरी और डॉक्टर माकोलकर थे। वहीं गरम दल में जाओगे तो माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खारपेड़,
ठीक है, दादा साहब खारपेड़ हो गए, वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव और लक्ष्मण राव उदरीकर, ठीक है, लक्ष्मण राव उदिरकर। तो ये सभी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन नरम दल के सदस्य थे और कौन गरम दल के सदस्य थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 1907 के बाद 1907 में एक्चुअली में कई सारी घटनाएं हुए, उनमें से एक था देश की प्रथम छात्र हड़ताल का 1907 के अंदर ही हुआ था। और कहां हुआ था? तो नांदगांव स्टेट हाई स्कूल के अंदर, राजनांदगांव में हुआ था। देखिए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह और नंदलाल झा, ये दोनों जो थे महत्वपूर्ण, इनका नेतृत्व था देश की प्रथम छात्र हड़ताल जो कि 1907 में हुआ। अब होगा ही क्योंकि ठाकुर प्यारे लाल जो थे ना, बचपन से ही बहुत एक्टिव रहते थे, हमेशा हड़ताल करने में लगे रहते थे, मतलब एक कह सकते हैं कि ये इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे, ठीक है, किसी भी नेतृत्व करने में। तो एक्चुअली में इनका, ठाकुर प्यारे लाल सिंह का जन्म देखोगे ना तो 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1954 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1891 और 1907 देखेंगे तो कितना, 9, 7, 16, 15-16 साल के तो थे ही, स्कूल कॉलेज में वो रहे होंगे। तो उस समय सोचो, अब छात्र रहे होंगे तो छात्र हड़ताल ही उस समय करेंगे ना। तो ये 1907 के अंदर ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो थे छात्र हड़ताल करते हैं नांदगांव स्टेट हाई स्कूल के अंदर। उनके सहयोगी थे नंदलाल झा, याद रखिएगा, ठीक है। किस लिए? तो डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, बाल गंगाधर तिलक, उनके गिरफ्तारी के विरोध में ये छात्र हड़ताल जो 1907 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट याद रखना, हिंद केसरी पत्रिका का संपादन। आप सभी को पता होना चाहिए कि केसरी पत्रिका के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। केसरी एक पत्रिका है, किसका है भाई पत्रिका? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था और ये मराठा भाषा में, ठीक है, मराठी भाषा के अंदर इसका संपादन किया जाता था। अब इसी की तरह, इसी से प्रेरित होकर जो माधवराव सप्रे थे 1907-08 में हिंद केसरी पत्रिका का संपादन करते हैं, जो कि हिंदी भाषा में रहता है, ठीक है। ये मराठी केसरी जो है मराठी भाषा का पत्रिका था और हिंद केसरी जो है हिंदी भाषा की पत्रिका, जो कि माधवराव सप्रे के द्वारा शुरुआत किया गया था। और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी भाई? तो याद रखिएगा, नागपुर से, अंदर नागपुर से इसका जो है संपादन किया जाता था माधवराव सप्रे के द्वारा। और इसमें ये जो पत्रिका थी, इसमें वो कई सारे लेख जो है अंग्रेजों के विरोध में लिखते थे, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है ये उपाय टिकाऊ नहीं है, दूसरा देश की दुर्दशा और तीसरा बम गोले का रहस्य। ये 3 ऐसे लेख हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखे गए थे उनके द्वारा, और इन्हीं के कारण जो माधवराव सप्रे थे उनको गिरफ्तारी भी हुई थी, ठीक है। उनको गिरफ्तार कब किया गया था भाई? तो 21 मार्च 1908 को, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 21 मार्च 1908 को और बाद में उनकी रिहाई कर दी गई थी। तो रिहाई कब हुआ था? 2 नवंबर 1908 को ही उनको रिहा कर दिया गया था। तो ये सब आपको, ये हिंद केसरी पत्रिका के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्चुअली में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए इसकी प्रकाशन किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद याद रखना है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा कब किया गया था? तो 1909 के अंतर्गत, 1909 के अंदर राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी राजनांदगांव के अंदर, ठीक है। इनके कई सारे सहयोगी भी थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह के, तो सहयोगियों का नाम भी याद रखिएगा, पंडित राजूलाल शर्मा, पंडित, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पंडित राजूलाल शर्मा, और एक और नाम इनका सहयोगी का याद रखना है, छबीलाल चौबे, छबीलाल चौबे, ठीक है। ये दोनों जो थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह के सहयोगी थे। और राजनांदगांव के निवासियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को उत्प्रेरित करने के लिए ही सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मित्र के बारे में हमने देख ही लिया था, पेंड्रा रोड से उसकी शुरुआत हुई थी। सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव से। एक याद रखिएगा, आनंद समाज पुस्तकालय, ठीक है, आनंद समाज पुस्तकालय, ये कहाँ से? तो याद रखना, आनंद समाज पुस्तकालय जो है ये रायपुर से, रायपुर में इसको खोला गया था, याद रखिएगा। एक और भी एग्जाम में पूछा जाता है आगे, और भी इसको नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, बुद्धि प्रकाश सभा, ठीक है। बुद्धि प्रकाश सभा के कहाँ स्थापना किया गया था? आप सभी जानते होंगे, बुद्धि प्रकाश सभा जो है बिलासपुर के अंदर, ठीक है, बिलासपुर के अंदर। तो ये सभी को आपको याद रखना है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, कान्य कुब्ज महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो कान्य कुब्ज महासभा की स्थापना 1912 में रायपुर के अंदर पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा इसको किया गया था, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा।
ये सारे उन्हीं इवेंट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके ही जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होता है 1915 का। कहाँ होता है? तो नागपुर के अंदर। इसमें छत्तीसगढ़ के कई सारे सदस्य जो है शामिल होते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन। प्रांतीय कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन 1915 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1915 जाने से पहले आप एक चीज ये भी याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं का भी निर्वाचन हुआ था 1913 के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नगर पालिका का निर्वाचन हुआ था 1913 में, और मध्य प्रांत की विधानसभा में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य कौन थे? तो ये भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य थे नथमल मुनिम। नथमल मुनिम, केवल ये नाम को आप याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ से ये निर्वाचित सदस्य थे 1913 का जो नगर पालिका का निर्वाचन हुआ था उसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम नथमल मुनिम, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, राजनीतिक परिषद का अधिवेशन 1915 नागपुर में हुआ, और ये देखिए इसमें छत्तीसगढ़ के कई सारे सदस्य जो है इसमें शामिल हुए थे, जिसमें रायपुर से अगर देखा जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल, DN चौधरी, वामन राव लाखे और राव साहब दानी। बिलासपुर से नागेंद्र नाथ डे, मुंशी अकबर खान, ठाकुर मनमोहन सिंह, कुछ बिहारी अग्निहोत्री और त्र्यंबक राव देहनकर। और दुर्ग से नलिनी कांत चौधरी और घनश्याम सिंह गुप्त। अब ये जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद 1915 हुआ, इसमें एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम आप सभी को याद रखना चाहिए। क्या नाम है? CP मतलब सेंट्रल प्रोविंस ना, CP मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, CP एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन। प्रोविंशियल एसोसिएशन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एसोसिएशन नामक एक समिति का गठन किया गया 1915 के अंदर ही, इसी अधिवेशन के दौरान। ठीक है, इस समिति की कार्यकारिणी में CM ठक्कर को शामिल किया गया था। ठीक है, ये जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो ये इसका जो कार्यकारिणी है उसमें किसको शामिल किया गया था? तो CM ठक्कर जी को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इस समिति के अंदर ये CP एंड बरार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, CP एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन जो है, इसकी समिति में किसको शामिल किया गया था? CM ठक्कर जी को शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है आप सभी को पता है, मैंने पहले बताया कि 1907 में ये जो कांग्रेस की, प्रांतीय कांग्रेस की जो समिति थी, उसका विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में। 1915 में आने पर जब ये अधिवेशन हो रहा था, तो इस अधिवेशन के अंदर ही जो E राघवेंद्र राव हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जो E राघवेंद्र राव हैं, वो नरम दल और गरम दल ये दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं और फिर से ये एक करा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे चलते हैं। 1915 का ही एक घटना है, मालगुजारों का सम्मेलन 1915। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालगुजारों का सम्मेलन 1915 में कब हुआ था? 20 जून 1915 को। कहाँ? तो टाउन हॉल रायपुर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यादव राव देशमुख के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और इसमें टोटल 300 सदस्य जो है शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखना कितने सदस्य? 300 मालगुजार जो है इसमें शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य क्या था कि विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले राजस्व बिल, ठीक है, विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला जो राजस्व बिल था, वो इसका बिल में मालगुजारों के हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता पर बल देना। ठीक है, मतलब जो राजस्व बिल प्रस्तुत होना था विधानसभा के अंदर, तो उसमें मालगुजारों के हितों की भी बात किया जाए, इसी के लिए इस मालगुजार सम्मेलन का बैठक किया गया था 1915 के अंदर ही, याद रखना है। ठीक है, और इस सम्मेलन में सरकार से राजस्व की दर को कम करने की मांग की गई, और राजस्व की वसूली में छूट देने और मालगुजारों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस राजस्व बिल में बात की गई थी। ठीक है, इसीलिए इस बैठक को किया गया था। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 1885 के कांग्रेस के स्थापना से लेकर ये मालगुजारों का अधिवेशन जो सम्मेलन हुआ 1915 तक, यहाँ तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट थे 1885 से 1915 तक छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट थे, जो आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाना चाहिए, उन सारी चीज़ों को मैंने आप इंक्लूड कर दिया है। जब आप एग्जाम में जाएंगे या फिर कभी भी सोते बैठते जब आपके पास टाइम नहीं हो तो मोबाइल चालू कर लेना, दुगना स्पीड में इस वीडियो को चला देना और एक बार फटाफट आप रिवाइज कर लेना। आप जो कुछ भी पढ़े हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, फटाफट यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के
कॉन्टेक्स्ट में मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा, हम 1916 से लेके 1930 तक के जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड करेंगे। तो आधुनिक वाला जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का, उसके लिए मैं 3 वीडियोस तैयार करूंगा जो आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और जो 500 MCQ का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसको आप जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।